कि स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध पदार्थों का सेवन करना चाहिए और इसीलिए आप बाजार से सामान लेते हुए दुकानदार से जरूर पूछते हैं, क्यों भैया ये घी शुद्ध है ना? देखो मुझे शुद्ध दूध ही देना। दालें, मिर्च, मसाले सब शुद्ध होना चाहिए। लेकिन क्या ये सभी पदार्थ जिन पर शुद्ध लिखा हुआ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शुद्ध पदार्थ है? अगर मैं कहूँ कि आप जो दूध पीते हैं वो शुद्ध पदार्थ नहीं है, अरे दूध तो शुद्ध पदार्थ होता ही नहीं, तो आप अचंभित हो जाएंगे ना? अरे नहीं, आप परेशान मत होइए। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है वस्तु में मिलावट ना होना। जैसे कि आप कहेंगे, आपके द्वारा लाए गए दूध में कोई मिलावट नहीं होती और इसीलिए वो दूध शुद्ध है। लेकिन विज्ञान के अनुसार दूध एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, बल्कि जल, वसा और प्रोटीन का एक मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों और यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे कि लौह चूर्ण और सल्फर पाउडर का मिश्रण। हाँ, जैसे चीनी और नमक का मिश्रण। हाँ, बिल्कुल ठीक। अवयवों की प्रकृति के आधार पर मिश्रणों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: विलयन, निलंबन और कोलाइडी। विलयन, निलंबन, कोलाइडी, थोड़ा डिटेल में समझाइए ना। ये तीनों ही मिश्रण के प्रकार हैं। आइए अब आप प्रयोग करें। एक बीकर लें, इसमें लगभग 50 मिलीलीटर जल लें। उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालें। इसे A मार्क कर दें। एक अन्य बीकर B लें, उसमें भी 50 मिलीलीटर जल लें, लेकिन उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालें। अब एक चाइना डिश में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट और 1 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाएं और इसे C अंकित करें। एक अन्य चाइना डिश में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट और 2 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट का मिश्रण लें और उस पर D अंकित करें। अब बीकर A और बीकर B को ध्यान से देखिए। बीकर A में एक पारदर्शी द्रव्य है जिसका रंग हर तरफ समान है। बीकर B में भी ऐसा ही है। वास्तव में मिश्रण A और B समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण? समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसका संगठन पूरे मिश्रण में एक सा हो समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी और नमक या फिर पानी और चीनी का मिश्रण। अब आप पानी और चीनी के मिश्रण में अलग अलग स्थान से 1-1 चम्मच मिश्रण लेकर चखें। आप इसका स्वाद सदैव एक समान पाएंगे, यानी इस मिश्रण का संगठन पूरे मिश्रण में एक सा है और इसीलिए ये एक समांगी मिश्रण है। कॉपर सल्फेट, नमक और चीनी जैसे घुलनशील पदार्थों को जब भी पानी में मिलाया जाता है तो वो समांगी मिश्रण यानी विलयन बनाते हैं। ऐसे समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। लेकिन चाइना डिश C और D के मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से अलग अलग हैं। कहीं हरा नीला और कहीं गहरा बैंगनी। क्या यह भी समांगी कहलाएंगे? इस तरह के मिश्रण
जिनका संगठन भौतिक दृष्टि से असमान हो, विषमांगी कहलाते हैं। जब भी दो ठोस पदार्थों को मिलाया जाता है जो आपस में कोई क्रिया नहीं करते, तो वो विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। जैसे कि चॉक पाउडर और रेत का मिश्रण, हल्दी और नमक का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, नमक और लोहे की छीलन का मिश्रण। जी हाँ, आप ठीक कह रही हैं। यहाँ हम अवयवों को अलग अलग देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन बीकर ए और बी में रंगों की तीव्रता में अंतर क्यों है? बीकर बी में बीकर ए की तुलना में नीला रंग तीव्र क्यों है? वो इसलिए क्योंकि बीकर ए में 50 मिलीलीटर पानी में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला था और बीकर बी में 50 मिलीलीटर पानी में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला था। दोनों बीकरों में कॉपर सल्फेट के घोल के रंगों की तीव्रता में अंतर ये दिखलाता है कि रंग की तीव्रता घुलनशील पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है और समांगी मिश्रण अलग अलग संगठन रख सकते हैं। तो नींबू जल और सोडा जल भी समांगी मिश्रण यानी विलयन हुए। हाँ, एक बात और, विलयन ठोस, द्रव या गैस किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसे मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का एक ठोस विलयन है। जैसे कि स्टील, लोहा और कार्बन का मिश्रण है। पीतल, तांबा और जिंक धातु का मिश्रण है। कांसा, तांबा और टिन धातु का मिश्रण है। वायु एक गैसीय विलयन का उदाहरण है, जिसमें मुख्य रूप से 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। और तरल विलयन के उदाहरण तो अनेकों हैं, जैसे कि टिंचर आयोडीन और अल्कोहल का विलयन है। विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे कि पानी और नमक के घोल में पानी विलायक है और नमक विलेय। कोक और सोडा जल आदि में जल विलायक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय। अच्छा, तो वायु गैस में 78% नाइट्रोजन है, अतः यह विलायक है, और 21% ऑक्सीजन, अतः ये विलेय है। क्या विलयन की कोई अन्य पहचान भी है? हाँ, अब हम इसे आगे समझते हैं। एक बीकर में पानी ले, इसमें कॉपर सल्फेट के 2-3 क्रिस्टल डालें। इसे भले प्रकार से मिला दें। इसकी सबसे पहली पहचान ये है कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं और इसीलिए वे नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते। यदि हम पेंसिल टॉर्च या लेजर टॉर्च से प्रकाश किरण को बीकर पर डालें, तो प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, क्योंकि छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं और इसीलिए हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। अब इस मिश्रण को कुछ देर शांत पड़ा रहने दीजिए। यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, आप इसे सावधानी से छानें। क्या छन्ना पत्र पर कुछ बचा? नहीं। हाँ, ये भी विलयन की पहचान है। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता और विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं और इसीलिए हम ये कह सकते हैं
कि विलयन स्थायी होते हैं। अब एक बीकर में 50 मिलीलीटर जल लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डालें और इस सारी प्रक्रिया को पुनः दोहराएं। यह भी समांगी मिश्रण यानी विलयन है। यह भी प्रकाश के मार्ग को नहीं दिखा रहा। शांत रखने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठ रहे और छानने पर भी कॉपर सल्फेट को जल से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में विलायक में विलय की मात्रा अलग-अलग है। बीकर ए में 2-3 क्रिस्टल कॉपर सल्फेट डाला गया है और बीकर बी में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला गया है। बीकर ए की तुलना में बीकर बी में विलय की मात्रा अधिक है और इसीलिए बीकर बी में विलयन सांद्र विलयन कहलाता है और बीकर ए में विलय की मात्रा कम है और इसीलिए ये तनु विलयन कहलाता है। अब एक अन्य बीकर ले और उसमें चौक का चूर्ण ले। अब इसमें जल मिलाएं और उसे छड़ से हिलाएं। यह तो पानी में कॉपर सल्फेट की भांति नहीं घुल रहा है, बल्कि यहाँ तो चौक के कण घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये विषमांगी मिश्रण है। अब जरा पेंसिल टॉर्च से प्रकाश की किरणों को बीकर पर डालो और जरा इसको सामने और साइड से देखो तो जरा। यहाँ तो प्रकाश किरण का मार्ग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। अब इस मिश्रण को कुछ समय के लिए शांत छोड़ दीजिए। चौक के कण तो नीचे बैठ गए हैं। हाँ, क्योंकि पानी में चौक के कण निलंबित हैं, इसीलिए इस मिश्रण को निलंबन यानी सस्पेंशन कहा जाता है। ये एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण विलायक में घुलते नहीं हैं, बल्कि कुछ समय तक माध्यम में निलंबित रहते हैं। निलंबन के गुण। ये एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं, तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। अब एक और क्रिया करें। पानी में दूध की 2 बूंदें डालें और इसे अच्छी तरह मिलाएं और इस पर पेंसिल टॉर्च या लेजर टॉर्च से प्रकाश की किरण डालें। यहाँ भी प्रकाश किरण का मार्ग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि जल में दूध के कण पूरी तरह से घुलनशील नहीं है। ये एक विषमांगी मिश्रण है, लेकिन यहाँ कण नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते। ऐसे मिश्रण को कोलाइडी मिश्रण कहते हैं। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा इन कणों का आकार छोटा होता है, इसलिए ये नग्न आँख से दिखाई नहीं देते। कोलाइडी में कणों का आकार विलयन में उपस्थित विलेय के कणों के आकार की तुलना में बड़ा और निलंबन में विलेय के कणों के आकार की तुलना में छोटा होता है। इसीलिए कोलाइडी समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये विषमांगी होता है। लेकिन कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। कोलाइड कणों द्वारा इस प्रकार प्रकाश की किरण को फैलाना टिंडल प्रभाव यानी
टिंडल इफेक्ट कहलाता है, क्योंकि इनकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगर हम इस मिश्रण को थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दें, तो क्या कोलाइड के कण भी निलंबन कणों की भांति नीचे बैठ जाएंगे? नहीं, ये कोलाइडी कण बहुत छोटे और निरंतर गति में होने के कारण पृथक नहीं होते, और हम कह सकते हैं कि ये एक स्थायी मिश्रण है। क्या हम इन कणों को मिश्रण से छानकर अलग कर सकते हैं? नहीं, कोलाइडी कणों को छानकर मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता। मिश्रण को एक खास प्रकार की मशीन, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में जोर से घुमाया जाता है, जिससे कोलाइड के कण पृथक हो जाते हैं। किसी भी कोलाइड विलयन के दो भाग होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स्ड फेज, और परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्सिंग मीडियम। विलय पदार्थ की तरह कोलाइडल कण परिक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज कहलाते हैं, और ये कण जिस माध्यम में निलंबित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। जैसे कि यहाँ जल हुआ परिक्षेपण माध्यम और दूध हुआ परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड मिश्रण को कई भागों में बांटा जाता है। जैसे कोहरा, बादल या कुहासा। बता सकते हो ये किसका मिश्रण है? इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था कौन सी है और परिक्षेपण माध्यम की अवस्था क्या है? हाँ, यह जल और गैस का मिश्रण है। यहाँ गैस में जल की बूंदें हैं। माध्यम तो है गैस, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक है, और गैस में जल की बूंदें हैं, तो परिक्षिप्त प्रावस्था हो गई द्रव्य। ऐसा कोलाइडी मिश्रण जिसमें गैस में द्रव्य की बूंदें हो एरोसोल कहा जाता है। इसी प्रकार धुएं में भी गैस परिक्षेपण माध्यम है। परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कोलाइड के कण ठोस है, इसलिए इन्हें भी एरोसोल कहा जाता है। शेविंग क्रीम से बना झाग या लेदर क्या होता है? द्रव और गैस का मिश्रण। हाँ, शेविंग क्रीम में द्रव तो परिक्षेपण माध्यम के रूप में है और गैस परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में, इसीलिए इसे फोम कहते हैं। दूध और फेस क्रीम में परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही द्रव्य रूप में है, इसे इमल्शन कहते हैं। कीचड़ और मैग्नीशियम मिल्क में द्रव्य के अंदर ठोस के कण परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में होते हैं, इसलिए इसे सोल कहते हैं। रबर, स्पंज और फोम में परिक्षेपण माध्यम तो ठोस है और परिक्षिप्त प्रावस्था गैस, इसलिए इस कोलाइड मिश्रण को फोम कहते हैं। जेली, पनीर और मक्खन में परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था की क्या अवस्था है? मक्खन और जेली में परिक्षेपण माध्यम तो ठोस है और परिक्षिप्त अवस्था द्रव। इस कोलाइड मिश्रण को जेल कहते हैं। रत्न, रंगीन पत्थर और दूधिया कांच में परिक्षेपण माध्यम ठोस है और उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस रूप में है, और ऐसे मिश्रण को ठोस सोल कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम जानते हो मिश्रण के अवयवों को
किस प्रकार अलग किया जा सकता है? चलो मैं ही बताती हूँ। मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। वो कैसे? आइए, अब हम आपको मिश्रण से अवयव अलग करने की विधियां बताएंगे और इससे आप समझ जाएंगे कि मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं होते। अच्छा, पहले आप ये बताइए, चाय और चाय पत्ती के मिश्रण के अवयवों को किस प्रकार अलग किया जाता है? चाय पत्ती को छानकर मिश्रण से अलग करते हैं। बिल्कुल ठीक। इसी तरह विषमांगी मिश्रण में से अवयवों को भौतिक क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे कि हाथ से चुनकर। छन्नी से छानकर या फिर चुंबक के द्वारा। कभी कभी मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए विशेष तरीकों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि आप स्याही से रंग वाले घटक को अलग करना चाहें, तो आप उसे छानकर, चुनकर या फिर चुंबक की मदद से तो अलग नहीं कर सकते। तो फिर आप उन्हें कैसे अलग करेंगे? चलिए हम समझाते हैं। एक बीकर ले, उसे जल से आधा भर ले। एक वॉच ग्लास ले। अब वॉच ग्लास में स्याही की कुछ बूंदें डालें। इस ग्लास को बीकर के मुंह पर रख दें। अब इस बीकर को गर्म करें। यहाँ वॉच ग्लास से कुछ वाष्पीकरण हो रहा है। हाँ, इसे तब तक गर्म करें जब तक कि वॉच ग्लास से भाप उठनी बंद न हो जाए। अब इसे गर्म करना बंद कर दें। यहाँ स्याही का जल तो वाष्प बनकर उड़ गया और स्याही का रंग वाला घटक वॉच ग्लास में रह गया। इसी विधि को वाष्पीकरण कहते हैं, जहाँ मिश्रण के एक अवयव को वाष्प के रूप में अलग कर दिया जाता है और वांछित अवयव को प्राप्त कर लिया जाता है। ओके, तो इसका मतलब है कि स्याही भी एक मिश्रण है? हाँ, स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। यहाँ हमने विलायक से विलेय को वाष्पीकरण विधि के द्वारा अलग किया। आपने अपने घर में माँ को दूध से क्रीम निकालते हुए जरूर देखा होगा। आइए, अब हम आपको बताते हैं। एक परत नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम यानी फुल क्रीम वाला दूध ले। इसे सेंट्रीफ्यूजिंग क्रीम में चलाएं। अरे, यहाँ तो क्रीम दूध से अलग हो गई। सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में यह कैसे संभव होता है? जब अपकेंद्रीय यंत्र को तेजी से घुमाया जाता है, तो द्रव्य में उपस्थित भारी कण नीचे की ओर रह जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। इस विधि को अपकेंद्रण विधि कहते हैं। कभी कभी द्रव्य में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें छानक पत्र द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किया जाता है। जांच प्रयोगशाला में
रक्त और मूत्र की जांच में ठोस कणों को बैठाने के लिए अब केंद्र मशीन का ही प्रयोग किया जाता है। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने के लिए भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अब तुम बताओ, तेल और जल के मिश्रण में से अवयवों को किस प्रकार अलग किया जा सकता है? आइए हम आपको अघुलनशील द्रवों को अलग करने का तरीका बताते हैं। एक पृथक्करण कीप लें। तेल और जल के मिश्रण को पृथक्करण कीप में डालें। इसे कुछ देर के लिए शांत छोड़ दें। द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में अलग हो जाएंगे। जैसे कि जल भारी है तो नीचे और तेल हल्का है तो ऊपर। अब एक बीकर को पृथक्करण कीप के नीचे रखें। पृथक्करण कीप की स्टॉप कॉर्क को खोलें। सावधानी से बीकर में जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे, स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें। अब एक अन्य बीकर में तेल को अलग कर लें। अच्छा, तो दो अघुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए पृथक्करण कीप का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन दो घुलनशील द्रव्य को किस प्रकार अलग किया जा सकता है? आओ हम बताते हैं। जल और एसीटोन का मिश्रण लें। जल में एसीटोन घुलनशील होता है। अब इस मिश्रण को एक गोल पेंदी के फ्लास्क में डालें। क्लैंप स्टैंड की सहायता से फ्लास्क को ट्राइपॉड पर व्यवस्थित करें। इसमें इस प्रकार कंडेंसर को जोड़ें और थर्मामीटर लगाएं। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और थर्मामीटर का अवलोकन करें। आप ये जानते ही हैं कि सभी द्रव अपने क्वथनांक पर वाष्प में बदलते हैं। जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है वो पहले वाष्प में बदलता है। एसीटोन का क्वथनांक जल से कम होता है, इसीलिए यहाँ पहले एसीटोन अपने क्वथनांक पर वाष्प में बदलेगा। ये वाष्प जब कंडेंसर से गुजरेगी, जो ठंडी होकर पुनः द्रव में बदल जाएगी और हम उस द्रव यानी कि एसीटोन को एक बीकर में इकट्ठा कर लेंगे। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है और इस प्रकार दो घुलनशील द्रवों को अलग किया जा सकता है। इस विधि को डिस्टिलेशन कहते हैं। लेकिन दोनों द्रवों के क्वथनांक में कम से कम 25 केल्विन का अंतर होना चाहिए। यदि घुलनशील द्रवों की संख्या 2 से अधिक हो तो प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पेट्रोलियम के उत्पादों को अलग करने में या फिर वायु से विभिन्न गैसों को अलग करने में प्रभाजी आसवन विधि का ही प्रयोग करते हैं। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है। इसके घटकों को भी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। वायु को दाब बढ़ाकर और तापमान कम कर संपीड़ित कर ठंडा किया जाता है, जिससे वायु द्रवित हो जाती है और फिर द्रवित
मिश्रित वायु को प्रभाजी आसवन कॉलम में धीरे धीरे गर्म किया जाता है। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों को अलग किया जाता है। ऑक्सीजन का क्वथनांक घटा 183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका वायु में प्रतिशत 20.9 है। ऑर्गन का क्वथनांक घटा 186 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका वायु में प्रतिशत 0.9 है। नाइट्रोजन का क्वथनांक घटा 196 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका वायु में प्रतिशत 78.1 है। अच्छा, तुम बताओ, अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण में से अवयवों को किस प्रकार अलग करेंगे? अमोनियम क्लोराइड एक ऊर्ध्वपातित हो सकने वाला पदार्थ है, यानी इसे गर्म करने पर ये सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में बदलता है। यदि मिश्रण में एक अवयव ऊर्ध्वपातित हो सकता हो, तो उसे अलग करने का बड़ा ही आसान तरीका है। चलिए इसे करके देखते हैं। एक चाइना डिश में नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण लें। चाइना डिश पर इस प्रकार कीप यानी फनल रखें। फनल के मुंह को रुई से बंद कर दें। अब चाइना डिश को धीरे धीरे गर्म करें। गर्म होने पर अमोनियम क्लोराइड ठोस से सीधे वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाती है और ये वाष्प ठंडे होने पर फिर से ठोस अमोनियम क्लोराइड में बदल जाती है और कीप की अंदर की सतह पर जमा हो जाती है। अमोनियम क्लोराइड कपूर, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जैसे ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों को मिश्रण से इसी प्रकार अलग किया जाता है। अब हम काली स्याही में डाई के रंगों को अलग करेंगे। इसके लिए हम एक छानक पत्र लेते हैं। इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींचे। उस रेखा के बीच में काली स्याही की एक बूंद रखें। इसे सूखने दें। एक जार में कुछ जल लें। इसमें छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वो जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, यानी छानक कागज का निचला किनारा पानी की ऊपरी सतह के केवल संपर्क में रहे। अब इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जैसे जैसे जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठता है, स्याही में डाई का रंग भी ऊपर की ओर उठता है। छानक पत्र पर कई रंग दिखने लगते हैं। यानी काली स्याही भिन्न रंगों की डाई का मिश्रण है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? चलिए हम बताते हैं। अधिकतर डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होती है। स्याही में जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलेय के रूप में होती है। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर चढ़ता है, डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। डाई का रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील होता है, वो तेजी से ऊपर उठता है और जो कम घुलनशील होता है, वो धीमी गति से ऊपर चढ़ता है। और इस प्रकार रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। मिश्रण से घटकों को अलग करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। इस विधि का प्रयोग
एक ही प्रकार के विलायक में उपस्थित विभिन्न विलेय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। चलो अब हम तुम्हें बताते हैं कि अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक चीनी मिट्टी की प्याली यानी चाइना डिश लें। उसमें लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। इसे जल की न्यूनतम मात्रा में घोलें। अब अशुद्धियों को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए मिश्रण को गर्म करके जल को वाष्पीकृत करें। अब विलयन को छानक पत्र से ढककर कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। अब इस चीनी मिट्टी की प्याली में देखें। अरे यहाँ तो कॉपर सल्फेट के नीले नीले क्रिस्टल है। ये है शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। जब हम समुद्री जल से नमक प्राप्त करते हैं तो उसमें कई अशुद्धियां होती हैं। उन अशुद्धियों को क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा ही अलग किया जाता है। अशुद्ध फिटकरी के नमूने से शुद्ध फिटकरी प्राप्त करने के लिए भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण विधि में क्या अंतर है? क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण से बेहतर है, क्योंकि वाष्पीकरण विधि में हमें द्रव्य को वाष्प बनाकर हटाना होता है। कुछ ठोस गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं या फिर झुलस जाते हैं, जैसे कि चीनी गर्म करने पर झुलस जाती है। इसीलिए क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण विधि से बेहतर है। मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ही मिश्रण के घटकों को पृथक करने की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मिश्रण तो शुद्ध पदार्थ नहीं हुए, तो शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? विज्ञान की दृष्टि से केवल 2 ही प्रकार के पदार्थ शुद्ध होते हैं, तत्व और यौगिक। ये तत्व और यौगिक क्या होते हैं और ये शुद्ध क्यों कहलाते हैं? सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने सन 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था और फिर फ्रांस के रसायनज्ञ एंटनी लॉरेंट लवाइजिए ने तत्व शब्द को प्रतिपादित किया। लवाइजिए के अनुसार पदार्थ का मूल रूप, जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाते हैं। जैसे कि चांदी, सोना, तांबा, सल्फर, कार्बन इत्यादि। अभी तक वैज्ञानिक लगभग 114 तत्वों के बारे में जानते हैं, जिनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं और शेष मानव निर्मित तत्व हैं। अधिकतर तत्व तो ठोस हैं। केवल 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसों के रूप में पाए जाते हैं और 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होते हैं। गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव्य अवस्था ले लेते हैं। सभी तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं। तत्वों को उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है: धातु, अधातु और उपधातु। इनको किन गुणों के आधार पर धातु, अधातु और मैं आज क्लास में भी यही बात बोल रहा था बेटा कि आपकी तैयारी इतनी खामोश होनी चाहिए कि जब आप मंजिल पर पहुंचे
तो उसका डंका दुनिया भर में है। उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातुएं चमकीली होती हैं और ये अधिकतर ठोस होती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है। धातुओं को खींचकर इनकी तारें बनाई जा सकती हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि धातुएं तन्य होती हैं। इन्हें पीटकर इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। धातुओं के इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं, यानी धातुएं आघातवर्ध्य होती हैं। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। ये ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। अच्छा, तो अधातुओं की क्या पहचान है? अधातुओं के उदाहरण हैं हाइड्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन। अधातु चमकीली नहीं होती, लेकिन इसका एक अपवाद भी है और वो है आयोडीन। आयोडीन एक अकेली चमकदार अधातु है। ये तन्य नहीं होती, यानी इन्हें खींचकर इनकी तारें नहीं बनाई जा सकती। ये आघातवर्ध्य भी नहीं होती, यानी इन्हें पीटकर इनकी चादरें भी नहीं बनाई जा सकती। ये ताप और विद्युत दोनों की ही कुचालक होती है, लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है और वो है कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत और ताप का सुचालक होता है। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इन्हें उपधातु कहते हैं। अच्छा, तत्व के बारे में तो समझ आ गया। अब ये यौगिक क्या होते हैं? ऐसे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। अच्छा, इसे एक प्रयोग करके समझाइए। जरूर। 5 ग्राम लोहे की चून लें और 3 ग्राम सल्फर पाउडर। इन्हें एक चाइना डिश में अच्छी तरह मिलाएं, तो ये तैयार हो गया लौह चूर्ण और सल्फर पाउडर का मिश्रण। अच्छा, जरा ये तो बताओ, क्षार चुंबक के प्रति लोहे का क्या व्यवहार होता है? चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। बिल्कुल ठीक। तो देखो, ये रहा क्षार चुंबक। इसे एक कागज में लपेटकर इस प्रकार लौह चूर्ण और सल्फर पाउडर के मिश्रण के पास लाते हैं। देखिए, लौह चूर्ण चुंबक से चिपक गया। चुंबक को कागज में क्यों लपेटते हैं? जिससे लौह चूर्ण को आसानी से चुंबक से अलग किया जा सके। चलो, अब लौह चूर्ण को चुंबक से अलग कर देते हैं। अब लौह चूर्ण और सल्फर पाउडर के चूर्ण का कुछ भाग चाइना डिश में लेकर तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करते हैं। अब ज्वाला को हटा देते हैं, इसे ठंडा करते हैं। एक बार फिर से क्षार चुंबक को गर्म लौह चूर्ण और सल्फर पाउडर के लाल तप्त मिश्रण के समीप लाते हैं। यहाँ तो कुछ भी क्षार चुंबक से आकर्षित नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि गर्म करने पर लौह चूर्ण और सल्फर पाउडर के मध्य रासायनिक अभिक्रिया हो गई है और उनके रासायनिक तौर पर संयोजन से एक नया शुद्ध पदार्थ बन गया है और ये पदार्थ है आयरन सल्फाइड। चूंकि आयरन और सल्फर दो शुद्ध तत्वों के रासायनिक संयोग से बना है, इसलिए इसे यौगिक कहते हैं। तो पहले जो लौह चूर्ण और सल्फर पाउडर के साथ मिलाया था, वह मिश्रण था? हाँ,
वो लौह चूर्ण और सल्फर पाउडर का मिश्रण था। मिश्रण और यौगिक को हम कैसे पहचानेंगे? उनके बीच अंतर कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। कोई भी मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। क्या मतलब? जैसे जब हम लौह चूर्ण और सल्फर पाउडर के मिश्रण के पास क्षार चुंबक लेकर गए थे, तो चुंबक ने लौह चूर्ण को अपनी ओर आकर्षित किया था, क्योंकि लौह चूर्ण के गुण मिश्रण में विद्यमान थे। लेकिन जब लौह चूर्ण और सल्फर पाउडर के चूर्ण को एक साथ लेकर लाल तप्त किया गया और फिर क्षार चुंबक को उनके समीप लाया गया, तो क्षार चुंबक ने कुछ भी आकर्षित नहीं किया, क्योंकि अब यहाँ एक नया शुद्ध पदार्थ बन गया है, आयरन सल्फाइड। इसी प्रकार आप लौह चूर्ण और सल्फर पाउडर के मिश्रण का कुछ अंश कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में डालें, तो सल्फर इसमें भली प्रकार से घुल जाएगा और लौह चूर्ण अलग हो जाएगा। लेकिन आप लौह चूर्ण और सल्फर पाउडर के लाल तप्त किए गए पदार्थ को कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में डालें, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार मिश्रण और नए बने पदार्थ का कुछ अंश अलग अलग परख नली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाएं। लौह चूर्ण और सल्फर पाउडर के मिश्रण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर धीमी गति से हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो जलती हुई माचिस की तीली के साथ पॉप की आवाज करती है। लेकिन लौह चूर्ण और सल्फर पाउडर को गर्म करने से प्राप्त यौगिक के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सड़े अंडे जैसी गंध वाली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिश्रण में तो संगठक तत्वों यानी अवयवों के गुण बने रहते हैं, लेकिन यौगिक के गुणधर्म संगठक तत्वों यानी उसके अवयवों के गुणधर्म से पूरी तरह भिन्न होते हैं। मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है, जबकि यौगिक के घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही अलग किया जा सकता है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान होता है और यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान होता है। अच्छा, इन्हीं गुणों के आधार पर हम मिश्रण और यौगिक को पहचान सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब मैं तुम्हें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में बताती हूँ। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वे क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन और रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल पदार्थ की अवस्था का अंतः रूपांतरण होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि बर्फ से जल, और जल से वाष्प का बनना। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यंक, क्वथनांक आदि में परिवर्तन करता है। लेकिन ऐसे परिवर्तन जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनने पर पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे लकड़ी का जलना। और मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का मिश्रण है।
कैसे? सोचो और बताओ।